हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज का वीडियो हम कक्षा 10 के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 के बारे में अच्छे से वीडियो के अंदर चर्चा कर ली थी वन लाइनर के रूप के अंदर। आज हम कक्षा 10 हमारा राजस्थान की जो बुक आती है, राजस्थान बोर्ड की किताबें जो राजस्थान के अंदर हर कंपटीशन एग्जाम में पढ़ने के लिए उपयोगी होती है, उसका अपन कक्षा 10 की जो विषय सूची है जो आपको सामने दिख रही है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न, राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया? तो दिनांक 1800 ईस्वी के अंदर किया था। दूसरा प्रश्न, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी कृति एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो 1829 के अंदर इन्होंने राजस्थान या कहे राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान का नामकरण कब हुआ? तो राजस्थान का नामकरण 30 मार्च 1949 को पूर्ण रूप से हुआ था। चौथा प्रश्न, ऋग्वेद में जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो मरु और धन्व शब्दों का प्रयोग हुआ है। पांचवा प्रश्न, जोधपुर का प्राचीन नाम या जोधपुर के प्राचीन नाम कौन से हैं? तो मरुवार या मारवाड़, तीनों नाम हैं। छठा प्रश्न, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जांगल देश, जांगल प्रदेश, दोनों सही रहता है। अगला प्रश्न इसी के अंदर, प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? तो कांठल के नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो छप्पन का मैदान। नवा प्रश्न, भेसरोगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपरमाल का क्षेत्र कहा जाता है। 10वां, उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है। गिरवा उदयपुर से संबंधित है। 11वां प्रश्न, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड कहा जाता था, मांड। 12वां प्रश्न, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो बागड़ क्षेत्र कहा जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग। कोटा व बूंदी का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जो इलाका है इसको हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। ये सभी जो प्रश्न है कक्षा 10 के अंदर दे रखे हैं और ये आज का वीडियो हमारा एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों का अंतिम वीडियो रहेगा। उसके बाद अपन रीड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वन लाइनर है उसको शुरू करेंगे। इसी कड़ी के बीच आगे चलते हैं अपन और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे वन लाइनर के रूप में। इसकी डिटेल देखने के लिए आप एनसीईआरटी की बुकें स्वयं ही पढ़ें। अभी हम केवल रिवीजन के तौर पर वन लाइनर का अध्ययन कर रहे हैं। आगे 14वां प्रश्न, शिखर झुंझुनू चूरू का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है उस क्षेत्र को। 15वां प्रश्न, जिस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था उसे क्या कहा जाता है या उस काल को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राक युग, यानी कि आरंभ से हड़प्पा पूर्व तक का जो समय था उसको प्राक युग कहा जाता है। 16वां प्रश्न, अस्पष्ट तथा अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल में प्राप्त होते हैं? तो आग युग है ना, हड़प्पा से जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसे आग युग कहा जाता है। 17वां प्रश्न, किस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ऐतिहासिक युग के से। ये राजस्थान का इतिहास शुरू हो रहा है। 10वीं क्लास की जो बुक है उसमें इतिहास, कला, संस्कृति तीनों का अच्छे से अध्ययन हम करेंगे अपन। आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न, भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 3 भागों में विभक्त किया गया है। 19वां प्रश्न, मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित माना जाता है? तो पाषाण काल से संबंधित माना जाता है। 20वां प्रश्न, पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व, मध्य और उत्तर पाषाण काल। ठीक है। 21वां प्रश्न, राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए थे? तो जयपुर व इंद्रगढ़ से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 22वां प्रश्न, जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी कि हथौड़ी किसने खोजी थी? तो C.A. हैकेट नामक एक वैज्ञानिक ने खोजी थी। 23वां प्रश्न, जालोर में पूर्व पाषाणकालीन खोजों का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो जालोर में जो भी पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो खोज हुई थी उसका श्रेय बी आर्चिन को जाता है। बी आर्चिन, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से भी। C.A. हैकेट, बी आर्चिन, ये दोनों जो 22वां और 23वां प्रश्न है ये अक्सर एग्जामों में देखने को मिलते हैं, तो ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे, राजस्थान के अधिकांश पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुए थे? तो आंसर रहेगा चंबल, बनास और इनकी सहायक जो नदियां हैं उसके किनारों से।
25वां प्रश्न, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण किन नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं? तो लूणी नदी तथा बेडच नदी व जिनकी जो सहायक नदियां हैं इनके किनारे प्राप्त होते हैं हमें। 27वां प्रश्न, मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार किस नाम से जाने जाते हैं? तो माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। 28वां प्रश्न, राजस्थान के कौन से प्रमुख स्थलों से उत्तर या कहे नव पाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं हमें? तो बागोर यानी कि भीलवाड़ा और तिलवाड़ा जो कहाँ है बाड़मेर, यहाँ से मिलते हैं। 29वां प्रश्न, पिंड पांडलिया धातु युगीन सभ्यता कहाँ स्थित है? तो पिंड पांडलिया का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। आगे, नंदलालपुरा, किराड़ोत व चिथवाड़ी धातु युगीन सभ्यता का स्थल कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर 3 स्थल है, नंदलालपुरा, किराड़ोत व चिथवाड़ी। ठीक है। और ये जो पिंड पांडलिया है, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में देखा गया, तो पिंड पांडलिया का संबंध चित्तौड़गढ़ जो जिला है वहाँ से है इसका संबंध। इसी में ये जो राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे चलते हैं अपन। 31वां प्रश्न, साबणिया व पुंगल धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो साबणिया व पुंगल बीकानेर से संबंधित है। 32वां प्रश्न, कोल माहौली धातु युगीन सभ्यता का स्थल जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो यह सवाई माधोपुर में स्थित है। 33वां प्रश्न, मल्लाह धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर है? मल्लाह धातु युगीन सभ्यता भरतपुर के अंदर है। 34वां, एलाना धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर है? तो एलाना जालोर के अंदर आया हुआ है। ठीक है ना। 35वां प्रश्न, बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर है? तो बूढ़ा पुष्कर जो धातु युगीन सभ्यता है यह अजमेर जो जिला है वहाँ से संबंधित है, वो अजमेर जिला के अंदर आता है। सभी ये जो मध्य पाषाण काल जो समय है उससे संबंधित प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कहे जाते हैं। ये राजस्थान के कांस्टेबल एग्जाम से लेकर RS प्री तक के जो भी एग्जाम होते हैं सभी में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। NCERT का वन लाइनर सारे प्रश्न इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और कंटिन्यू करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। अपन अभी अपन इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, फिर आगे कला संस्कृति भी देखने को मिलेगी। 36वां प्रश्न, आहड़ और झाडोल धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला, गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो गणेश्वर शिखर नदी, कांतली नदी। ठीक है। 38वां प्रश्न, गिलुंड धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? जो गिलुंड है यह राजसमंद के अंदर आया हुआ है। 39वां प्रश्न, जो कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता स्थल है यह कहाँ पर है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है। 40वां प्रश्न, राजस्थान में लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण किन स्थानों से प्राप्त हुए? तो नौह भरतपुर से, जोधपुरा जयपुर के अंदर आया हुआ है, सुनारी झुंझुनू और रेड टोंक, ये जो 4 स्थल है यहाँ से लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आगे, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किस स्थल को कहा जाता है? तो रेड जो है ये टोंक जिले के अंदर एक स्थल है, जगह है रेड, इसको प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें जो 40वां प्रश्न है ये लोहकालीन सभ्यता, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम में देखने को मिलता है ये प्रश्न। आगे 42वां प्रश्न, भारत में लोह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस स्थल से होता है? तो नौह कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। आगे 43वां प्रश्न, राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृदबांड संस्कृति का उदय कहाँ से हुआ? तो विराटनगर से हुआ था। 44वां, कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने की थी, 1952 के अंदर करी थी। 45वां प्रश्न, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है। 46वां प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा सरस्वती व द्वस्तती जो नदी है, वर्तमान में इसे घग्गर के नाम से जाना जाता है, इस नदियों के किनारे पर स्थित है। 47वां प्रश्न, उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता कितने स्तर प्राप्त हुए थे? तो उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता से 5 स्तर प्राप्त हुए थे। आगे, स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ये कालीबंगा सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न है और शुरू यहीं से होती है। राजस्थान की सारी जो भी अपनी सभ्यता पढ़ते हैं, कालीबंगा, आहड़, गिलूड, जो इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे, दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं? तो यह भी कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त होता है। आगे, धूलकोट सभ्यता के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो धूलकोट आहड़ कहाँ पर आया हुआ है? उदयपुर के अंदर आया हुआ है। आगे, आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर मिला था? तो आयड़ या कहे बेडच जो नदी है उसके किनारे पर मिला हमें। 52वां प्रश्न, आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो अक्षय कीर्ति व्यास 1953 के अंदर। आहड़ सभ्यता स्थल को और किस नाम से जाना जाता है?
तो आहड़ सभ्यता जो स्थल है इसको ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा के बारे में पढ़ा अपन ने, और जो भी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वही इसी बिंदु का अपन अध्ययन कर रहे हैं। और अभी अपन ने आहड़ सभ्यता शुरू किया है। इसी प्रकार जो जो महत्वपूर्ण सारी सभ्यता है आपको मिलेगी इसके अंदर। आगे, गिलुन सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बनास जो नदी है राजस्थान की, उसके किनारे गिलुन सभ्यता मिलती है अपन को। ठीक है। और अगला प्रश्न है, गिलुन सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बीबी लाल के निर्देशन में हुआ 1957 से लेकर 1958 के बीच में। 56वां प्रश्न, बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? तो डॉक्टर वीएन मिश्र के निर्देशन में 1967 से लेकर 1970 के बीच में। 57वां प्रश्न, कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो बागोर से प्राप्त हुए थे कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। 58वां प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता स्थल जो कि नीम का थाना सीकर के अंदर है, किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये कांतली जो नदी है उसके किनारे स्थित है। 59वां प्रश्न, कृपशवर्णी मृद पांड किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए थे? कृपशवर्णी मृद पात्र तो जो है ये गणेश्वर से है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे, भारत की ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उसकी जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता से भी अक्सर प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो 59वां प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। आगे, 61वां, यूनानी सुराही किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई थी? तो भीनमाल की जो सभ्यता है वहाँ से यूनानी सुराही प्राप्त हुई थी। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? भीनमाल को पहले श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। आगे, रोमन एम्फोरा यानी कि सुरा पात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ था? तो यह भी भीनमाल से ही प्राप्त हुआ। इसवाल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसवाल सभ्यता उदयपुर के अंदर स्थित है। आगे, राजस्थान में मौर्य कालीन सभ्यता के उल्लेख किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो आप सभी जानते हैं बेराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। आगे, अशोक का कौन सा अभिलेख बेराट से प्राप्त हुआ? तो बाबरूशिला अभिलेख। ठीक है ना। हाँ। आगे, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता बालाथन किस स्थान पर है? तो यह उदयपुर के अंदर है। क्या सभ्यता? बालाथन। बालाथन सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो प्रोफेसर वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था। आगे, रंगमहल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो रंगमहल सभ्यता स्थल जो है यह हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता भी आ गई और रंगमहल सभ्यता भी, दोनों हनुमानगढ़ के अंदर ही स्थित है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न और मिलेंगे हमको आगे। 70वां प्रश्न, ओजियाना सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। 71वां प्रश्न, नगरी सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर आया हुआ है। 72वां प्रश्न, बागोर या बरोड़ सभ्यता स्थल, बागोर नहीं बागोर भीलवाड़ा हो जाता है। और जो ये अभी 72वां प्रश्न है ये बरोड़ सभ्यता स्थल है। और बरोड़ सभ्यता स्थल ये श्री गंगानगर के अंदर आया हुआ है ना। तो ये अभी तक अपन ने जो भी सभ्यता स्थल है राजस्थान के मुख्य उनका जो संबंधित जिला है वो कौन सा है इसके बारे में अध्ययन किया अभी तक अपन ने, जिसके अंदर अपन ने कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बागोर सभ्यता के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़े हैं जो एग्जामों में अक्सर देखने को मिलते हैं। अपन आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। 73वां प्रश्न, राजस्थान में वैदिक सभ्यता स्थल के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो डेरा तरखान वाला व चक 64, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेरा तरखान वाला व चक 64 जो है यहाँ से वैदिक सभ्यता के प्रमाण हमें मिलते हैं। ठीक है। 74वां प्रश्न, पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया था? तो पांडवों ने मत्स्य प्रदेश के जो विराटनगर है यानी कि जयपुर अलवर का आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है, यहाँ पर अपना अज्ञातवास बिताया था। आगे 75वां प्रश्न, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय है जो है वहाँ से अपन को 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आगे, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। आगे, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अभिमन्यु के साथ हुआ था। विराट की पुत्री जो उत्तरा है उसका विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। अभिमन्यु व उत्तरा का पुत्र कौन था जो पांडवों का उत्तराधिकारी बना था? तो परीक्षित। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे, भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है? तो जो पूर्व मध्य काल रहा था जिसका टाइम पीरियड 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य का था उसको राजपूत काल कहा जाता था। आगे, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना? तो डॉक्टर GH ओझा व CV वैद ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कहा था। आगे, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत किसका है? तो चंद्रप्रदय का है। ये सभी राजवंशों से संबंधित प्रश्न शुरू हो गए हैं।
चंद्रबरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई? तो जो चंद्रबरदाई की जो पृथ्वी रासो पुस्तक है उसके अंदर मिलता है हमें। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि की यज्ञ से हुई? तो मुनि वशिष्ठ के यज्ञ से हुई थी। और वशिष्ठ के यज्ञ से कौन कौन से राजपूत उत्पन्न हुए थे? तो 4 थे, परमार, चालुक्य, प्रतिहार व चौहान। ठीक है। पीछे से वो प्रश्न, राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई? तो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने बताई। राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत का खंडन किसने किया? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है इस सिद्धांत का खंडन करते हैं। आगे, किसने राजपूतों को विदेशियों की संतान बताया? तो कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को विदेशियों की संतान बताया था। आगे, अबुल फजल ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना था? तो अबुल फजल ने गुहिलों को या गुहिल वंश को ईरान के जो शासक है नौशेखा उससे संबंधित बताया है। गुहिल वंश जो है मेवाड़ का वंश है, उसको ईरान का जो शासक है नौशेखा उससे संबंधित अबुल फजल ने बताया था। अभी अपन राजस्थान के राजवंश के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। जो भी मैटर NCERT की कक्षा 10 जो है हमारा राजस्थान उसके अंदर दे रखा है, एक भी मैटर को अपन स्किप नहीं करेंगे और सभी को एक वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। आगे, कर्नल जेम्स टॉड ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना? तो वल्लभी के शासक से संबंधित बताया था। आगे, गुहिल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित किसने बताया? तो गोपीनाथ शर्मा व नैणसी ने गुहिल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित बताया था। आगे, गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन बना था? गुहिल के बाद जो मेवाड़ का प्रतापी शासक बना था उसका नाम था बप्पा रावल। ठीक है। और बप्पा रावल से ही अपन जो गुहिल वंश है उसका अच्छे से अध्ययन करते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे ही। राजवंशों से संबंधित एग्जामों में अक्सर 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो NCERT के अंदर लगभग सारा कवर हो जाता है इसके अंदर। आगे, बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? तो बप्पा रावल ने मानमोरी को हराया था। आगे, बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर बनवाया? तो कैलाशपुरी के अंदर एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। बप्पा रावल ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बप्पा रावल ने काल भोज की उपाधि धारण की थी। इतिहासकार, अगला इतिहासकार C.V. वेद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की थी? तो यूरोप के चार्ल्स मार्टेल को से इनकी तुलना करते हैं। कौन करते हैं? C.V. वेद करते हैं। आगे, भूताला का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? भूताला का युद्ध तो जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया? तो 1227 ईस्वी के अंदर यह युद्ध लड़ा गया था। आगे, भूताला का युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो हमीर मदमर्दन जो हैं जय सिंह सूरी की रचना है उसके अंदर भूताला का युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अंदर हमीर जो है इल्तुतमिश को बताया गया था। ठीक है ना। जैत्र ये मेवाड़ जो अपन बारे में पढ़ते हैं गुहिल वंशों से संबंधित, तो पहला युद्ध अपन यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है ना। हालांकि बप्पा रावल के बारे में भी पढ़ते हैं, बाकी बप्पा रावल की जो उपाधि है या इसने राजधानी किसे बनाया, तो यही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम में पूछने लायक। फिर भी आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से देखना चाहिए। आगे, 99वां प्रश्न, हमीर मद मर्दन में हमीर किसे कहा गया है? तो इल्तुतमिश को कहा गया है। ठीक है, ये अभी अपन ने बात करी है। और पद्मावती किसकी रचना है? पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं उसने 1540 में पद्मावत जो नामक पुस्तक है उसकी रचना की थी। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? तो रावल रतन सिंह। ठीक है, रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा व बादल थे। आगे, अमीर खुसरो ने किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख किया है? तो खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह जो है ये अमीर खुसरो का ग्रंथ है, उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं उसका वर्णन पूरा मिलता है अपन को। आगे, गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। जब अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह पर आक्रमण करता है उसके बाद जो रावल शाखा है उसका अंत हो जाता है। ठीक है। आगे, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ पर कब जीता था? तो 1326 के अंदर हमीर सिसोदी आ जाता है यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न, विषम घाटी पंचानन व मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है? तो हमीर को कहा गया है, हमीर सिसोदिया को। आगे, हमीर के वंशज क्या कहलाए? तो हमीर के जो भी वंशज रहे थे वो आगे रावल से नहीं फिर कहलाकर सिसोदिया कहलाए और राणा शाखा यहाँ से शुरू हो जाती है। यहीं से राणा शाखा की शुरुआत होती है। ठीक है ना। तो ये सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है। विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है? जो हमीर को कहा गया है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में देखने को मिला है। ठीक है। आगे, हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था? सिंगोली का युद्ध बांसवाड़ा के अंदर हुआ था, ये 1336 के अंदर हुआ। ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था। आगे,
राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा गया है? तो राणा लाखा का जो पुत्र है चुंडा, उसको राजस्थान का भीष्म पितामह कहा गया है। ये जो है भीष्म पितामह वाली कहानी या आपने पढ़ी होगी या नहीं तो किसी कोचिंग के जो सर हैं वहाँ से सुनी होगी, ठीक है ना। आगे 109वां प्रश्न, उदयपुर में जो बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण किसके काल में करवाया गया था? तो राणा लाखा के काल के अंदर पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। आगे महाराणा कुंभा जो है किसके पुत्र थे? तो महाराणा कुंभा राणा मोकल के पुत्र थे। 111 प्रश्न, कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था? तो सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी जो है उनके बीच में 1437, ठीक है ना, तो उसके अंदर कुंभा ने इनको परास्त किया था। आगे किस विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो सारंगपुर का युद्ध 1437 के बाद। आगे चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई? तो महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन के बीच 1456 के अंदर चंपानेर की संधि होती है। आगे कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका शिल्पी कौन था? तो मंडन है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी। आगे एकलिंग महामात्य किसकी रचना है? तो कान्हा व्यास की रचना है एकलिंग महामात्य। आगे संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध किसकी रचना है? तो राणा कुंभा की किताबें रचना है तीनों। आगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो कवि अत्रि व महेश ने करी थी। आगे महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये सभी किसकी उपाधियां हैं? तो ये सभी राणा कुंभा की उपाधियां हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कुंभा की उपाधियों से संबंधित कि चार उपाधियां दे देंगे और एक इसमें 3 सही रहेगी और एक गलत रहेगा, उसके बाद आपको गलत की पहचान करनी है, तो इसलिए सारी उपाधियों को आपको याद रखना चाहिए। आगे महाराजा एक एक उपाधियों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन कि महाराजाधिराज यानी कि राजाओं का राजा होने के कारण ये उपाधि दी जाती थी। महाराणा यानी कि अनेक राज्यों को अपने अधिकार में कर लेने के कारण उनको महाराणा कहा जाता था। राणो रासो यानी कि विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण ये उपाधि दी जाती थी। आगे राजगुरु का मतलब होता है कि राजनीतिक जो सिद्धांतों में दक्ष होने तथा विभिन्न सामंतों व जागीरदारों का हितैषी होने के कारण राजाओं को राजगुरु भी कहा जाता था। दान गुरु यानी कि विद्वानों व कलाकारों तथा निर्धनों को दान देने के कारण जो दानवीर होता था राजा, उसको दान गुरु की उपाधि धारण करता था, ठीक है ना। तो ये महाराजाधिराज, महाराणा, राणो रासो, राजगुरु, दान गुरु, ये सभी कुंभा की उपाधियां हैं। और भी कुछ उपाधियां हैं जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसके अंदर ये जो राजगुरु और राणो रासो है, यहाँ से भी प्रश्न एग्जामों में देखने को मिला है हमको, तो इन सभी के बारे में भी आप अच्छे से देखिए और महत्वपूर्ण लगे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ में। आगे हाल गुरु का मतलब क्या रहता है कि जो गिरी दुर्ग होते हैं उसका स्वामी होने के कारण, गिरी दुर्ग यानी कि पर्वतीय दुर्ग, जो पहाड़ पर्वतीय दुर्ग होते हैं वहाँ पर जो विजय हासिल कर लेता है वो हाल गुरु की उपाधि धारण करता है। कुंभा ने करी थी। आगे परम गुरु यानी विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता तथा अपने समय का सर्वोच्च शासक जो होता है वो परम गुरु की उपाधि धारण करता है। आगे आगे अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध गीत गोविंद नामक जो पुस्तक पर लिखी टीका रसिक प्रिया में कुंभा के निम्न उपाधियों का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी प्रश्न है कि जो प्रसिद्ध गीत गोविंद जो नामक पुस्तक है, ठीक है, उस पर एक टीका लिखा गया है रसिक प्रिया के नाम से, उसमें कुंभा की जो उपाधियों का वर्णन है उसका अपने बारे में चर्चा करते हैं। पहली है नरपति करके। नरपति का मतलब होता है कि जो सामान्य मानव है उसमें श्रेष्ठ होने के कारण नरपति की उपाधि दी जाती थी। जो अभी जो अपन उपाधियों के बारे में पढ़ेंगे ये रसिक प्रिया है जो है गीत गोविंद नामक पुस्तक पर टीका लिखा गया है उसके अंदर दी हुई है। आगे अश्वपति यानी कुशल घुड़सवार होने के कारण अश्वपति की उपाधि दी जाती थी। आगे गणपति यानी कि राज्यों का राजा होने के कारण, ठीक है, गणपति की उपाधि दी जाती थी। छाप गुरु का मतलब होता है कि छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण छाप गुरु की उपाधि भी दी जाती थी। हिंदू सुल्तान ये प्रश्न बनता है यहाँ से महत्वपूर्ण कि समकालीन जो मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं की रक्षा करने वाला विभूषित किया जाता था उसे हिंदू सुल्तान यानी मुसलमान शासकों को विभूषित को परास्त करना व हिंदुओं को एक रखने वाला राजा हिंदू सुल्तान कहा जाता था, ठीक है। आगे नाटककर्ता या नाटक राजकर्ता, ठीक है, तो नृत्य जो शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण नाटक राजकर्ता की उपाधि धारण करते थे। आगे शैल गुरु का मतलब होता है कि युद्ध में निपुण होने के कारण, युद्ध में जो निपुण होता है राजा उसको शैल गुरु की उपाधि धारण करता था। आगे चाप गुरु यानी कि धनुर्विद्या का जो ज्ञाता होता था उसे चाप गुरु कहा जाता था। आगे अभिनव भट्टाचार्य श्रेष्ठ वीणा वादक व
संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान के कारण अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण करते थे और संगीत प्रेम के कारण भी कुंभा जो था। प्रजापालक, जनता का हितैषी होने के कारण प्रजापालक की उपाधि देते थे। आगे प्रश्न शुरू करते हैं वापस। राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो राणा कुंभा की हत्या राव उदा ने की थी, 1468 के अंदर करी थी। ठीक है। इतिहास में राणा सांगा किस उपनाम से जाना जाता है? राणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। हिंदू सुल्तान राणा कुंभा और हिंदूपत राणा सांगा। ठीक है। आगे, खातौली का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में 1517 के अंदर खातौली का युद्ध लड़ा गया था। आगे, किस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया था? तो बयाना का युद्ध। कब? फरवरी 1527 के अंदर। ठीक है। आगे, बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया था? तो बाबर ने खानवा के युद्ध जो हुआ था 17 मार्च 1527, उसके अंदर राणा सांगा को परास्त किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। आगे, खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति बाबर की विजय का कारण बनी थी? तो तुलुगमा पद्धति है, उसके कारण ही राणा सांगा की हार होती है, बाबर की विजय होती है। आगे, राणा सांगा को विष देने से किस स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है? तो राणा सांगा की मृत्यु विष देने के कारण बसवा जो दौसा के अंदर आया हुआ है वहाँ पर 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो जाती है। आगे, राणा सांगा का जो है इसका समाधि स्थल कहाँ पर है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न, पन्ना ने अपने किस पुत्र के बलिदान से उदय सिंह के प्राण बचाए थे? पन्ना अध्याय जो है पढ़ते हैं अपन, उसके बारे उनसे संबंधित प्रश्न है। तो चंदन आंसर रहेगा इसका। मतलब कि जो पन्ना अध्यायी है उसने अपने पुत्र चंदन के प्राणों का बलिदान दिया था उदय सिंह के प्राण बचाने के लिए, इसलिए इतिहास में इनका नाम भी है। पन्ना अध्यायी के बारे में पढ़ते हैं अपन छोटी क्लासों के अंदर। आगे, उदय सिंह का राज्याभिषेक किसके सहयोग से हुआ था? तो मालदेव के सहयोग से हुआ था। मालदेव जोधपुर वाला, उसके सहयोग से उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। आगे, किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त की थी? तो मालवी का युद्ध हुआ था उदय सिंह और बनवीर के बीच में। कब हुआ? 1540 के अंदर। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म भी होता है। आगे, उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया था? तो 1559 के अंदर उदयपुर की नगर बसता है। आगे, अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां कहाँ पर लगवाई थी? तो आगरा के किले के द्वार पर इनकी मूर्तियां स्थापित होती हैं। आगे, उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। आगे, हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो खमनोर के निकट जो हल्दी घाटी नामक स्थान है वहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। अकबर का सेनापति कौन था? ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे, आगे बने रहिए लास्ट तक। आगे, 134वां प्रश्न, प्रताप की सेना के हरावल जो भाग है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो हकीम का सूरी ने किया था। आगे, मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मुगल सेना में जगन्नाथ कछवाहा कर रहा था। ठीक है। प्रतापगढ़ के जीवन पर संकट देखकर राजसिंह किसने धारण किया था? तो जाला बिंदा ने धारण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया? तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। ठीक है। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? तो गोगुंदा का युद्ध। ये याद रखने दोनों प्रश्न। खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। और गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था। आगे, नेक्स्ट 139वां प्रश्न, हल्दी घाटी नामकरण हल्दी चढ़ी कई नई विवाहितों के पुरुष वेश में लड़ने के कारण पड़ा था, यह कथन किसका था हल्दी घाटी से संबंधित? तो ये डॉक्टर महेंद्र जो बानावत हैं उनका कथन है। इस प्रकार के प्रश्न भी मिल सकते हैं एग्जामों में। आगे, डॉक्टर महेंद्र जो बानावत ने किस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया था? तो अजूबा भारत। अजूबा भारत किसकी पुस्तक है? डॉक्टर महेंद्र बानावत की। एनसीईआरटी का फैक्ट है, याद रखिएगा। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो दिवेर का जो युद्ध हुआ था उसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अगला, दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट पर उतारा था? तो शेरिमा सुल्तान खां को अमर सिंह ने मौत के घाट पर उतारा था। कि कहाँ पर, कब? दिवेर के युद्ध के अंदर। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। आगे, मुगल मेवाड़ संधि यानी जनवरी 1615 में हुई थी, किसके काल में हुई थी? तो मुगल मेवाड़ संधि, मेवाड़ का जो शासक उस समय अमर सिंह जो थे उस टाइम समय 1615 के अंदर मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। और यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, एग्जामों में देखने को मिला है। अभी हाल ही में 4th ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आया था, मुगल मेवाड़ संधि किन के मध्य हुई थी। 4th ग्रेड जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके अंदर। आगे,
किस राजकुमारी से विवाह के उपरांत राजसिंह का औरंगजेब से विवाद शुरू हो गया था? तो किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। ठीक है, उससे विवाह के कारण ही राज सिंह का औरंगजेब से विवाद शुरू हो जाता है। 140वां प्रश्न, किसके काल में चित्तौड़ दुर्ग के कंगूरे व बुर्ग जो हैं मुगल सेना ने ढहा दिए थे? तो राज सिंह के समय चित्तौड़ दुर्ग के कंगूरे व बुर्ज को मुगल सेना ने ढहा दिए थे। आगे, संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थित है? तो राजसमंद झील के किनारे स्थित है। किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था? तो गोमती नदी के पानी को रोककर। आगे, राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण भल्लराव की संतान किसने बताया था? तो दयाल दास ने कहा था। आगे, मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया? तो मोहम्मद नैनसी ने बताया था। आगे, राठौड़ा का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो राठौड़ों का आदि पुरुष राव सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न 152 नंबर, मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था? तो राव चूड़ा ने बनाया था। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं अपन, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। ये सभी प्रश्न जो राजवंश है राजस्थान के, राजवंशों से संबंधित प्रश्न है। 153वां प्रश्न, चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाली चांद कंवर किसकी पत्नी थी? तो ये चांद कंवर हैं, ये राव चुंडा की पत्नी थी। 154वां प्रश्न, रणमल की किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या की थी? तो भारमली नाम की प्रेमिका थी, उसकी सहायता से। आगे 155वां प्रश्न, राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से किया था? तो रायमल से करा था। आगे, राव जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया था? तो 1459 ईस्वी के अंदर जोधपुर नगर की स्थापना होती है। आगे, राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। आगे, राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने माना था? तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। आगे, जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे जो है इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो यह रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। रूठी रानी जो है ये जैसलमेर के राव लूणकरण जो है उनकी पुत्री हैं उमादे। ठीक है ना, और उमादे को किस नाम से कहा जाता है? तो रूठी रानी भी इन्हीं को कहा जाता है, उमादे को। आगे, जेता व कुंपा किसके सेनापति थे? तो ये मालदेव के सेनापति थे, जेता और कुंपा। आगे, किस युद्ध में शेरशाह ने द्रुतता से मालदेव व उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास उत्पन्न किया था? तो गिर सुमेल के युद्ध के अंदर। गिर सुमेल युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है यहाँ से, 1544 के अंदर हुआ था। आगे, राव चंद्रसेन को अपने किन दो बड़े भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था? तो राम व उदय सिंह। राव चंद्रसेन से संबंधित भी प्रश्न जब भी टीचर एग्जाम है, सारे एग्जामों में देखने को मिलता है। बुला बिसरा राजा भी जिन्हें कहा जाता है राव चंद्रसेन, इनको अपने दो बड़े भाइयों राम व उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक है। आगे, राव चंद्रसेन किसका पुत्र था? तो राव चंद्रसेन मालदेव का पुत्र था। आगे, मारवाड़ का प्रताप व राजस्थान का बुला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन का साथ किन लोगों ने दिया था? तो रावल सुखराज, सुजा व देवीदास ने। तीन नाम है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राव चंद्रसेन का साथ किन ने दिया था? तो रावल सुखराज, सुजा व देवीदास ने। आगे, किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की थी? तो विश्वेश्वर नाथ राव रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की थी। मोटा राजा उदय सिंह किसका भाई था? राव चंद्रसेन का भाई था। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई या कहे जगत गुसाई का विवाह किससे किया था? तो जहांगीर से किया था 1987 के अंदर। आगे, जहांगीर व जोधाबाई किसकी संतान थी? तो खुर्रम था। सॉरी, वापस सुनिएगा, जहांगीर व जोधाबाई की संतान कौन थी? तो खुर्रम जो है ये जहांगीर व जोधाबाई की संतान थी। ये मुगल राजपूत जो संबंध चैप्टर लगता है एग्जामों में हमारे, उससे संबंधित ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। जो चंद्रसेन है इसको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। आगे, महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किसे उसका मंत्री बनाया था? तो अशोक का ठाकुर राज सिंह जो कुंपावत है, इसको जो बादशाह ने जसवंत सिंह का मंत्री बनाया था। आगे, किसके विश्वासघात के कारण धर्मत के उत्तराधिकार के युद्ध में दारा की पराजय हुई थी? तो कासिम खां के विश्वासघात के कारण। 172वां प्रश्न, धर्मत के युद्ध में पराजय के बाद किस रानी ने किले के द्वार खोलने से मना कर दिए थे? तो उदयपुरी रानी ने। ठीक है। अगला, उदयपुरी रानी ने के किले के द्वारा
जसवंत सिंह के लिए न खोलने की कथा को किसने मान्यता दी थी कि जो उदयपुरी रानी है, जो जसवंत सिंह वापस आते हैं या युद्ध में हार के, तो ये दरवाजा नहीं खोलती है, उनको वापस भेज देती है। तो ये कथा को मान्यता श्यामल दास देते हैं। ठीक है, कवि राजा श्यामल दास। 174वां प्रश्न, मारवाड़ प्रगनारी विगत किसकी रचना है? तो मोनो नैन्सी की यह पुस्तक है। आगे, सूरत मिश्र, नर हरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि किसके दरबार में थे? ये सभी जो हैं कवि, ये जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। आगे, राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब करी थी? तो 1488 के अंदर बीका ने बीकानेर की स्थापना करी थी। राव बीका ने जांगल प्रदेश कब जीता था? तो 1465 के अंदर राव बीका ने जांगल प्रदेश जीता था। अब बीकानेर के बारे में अपन पढ़ते हैं। बीकानेर की स्थापना कब हुई? बेसिक सा प्रश्न है, दिनांक नहीं भूले, इसलिए इसको आप बार बार वीडियो को देखते रहे। 1488 के अंदर। आगे, 178वां प्रश्न, बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिर छंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा गया है? तो राव लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा था बिट्टू सूजा ने। ठीक है, किस ग्रंथ में राव लूण कर्ण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है? तो कर्मचंद्र वंशोकीर्तम काव्यम के अंदर। 181वां प्रश्न, नागराज किसका सेनापति था? तो राव जयसिंह का सेनापति नागराज था। 181, किस युद्ध में मालदेव के विरुद्ध युद्ध में जयसिंह मारा गया था? तो पाहेबा या कहे साहेबा का युद्ध जो 1541 में हुआ था, उसमें मालदेव के विरुद्ध जयसिंह मारा गया था। आगे, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? तो कल्याणमल ने सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी राठौड़ों के अंदर। वैली किशन की रुक्मणी का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, किस राठौड़ शासक को अकबर ने महाराजाधिराज की उपाधि दी थी? तो राय सिंह को दी थी। बीकानेर का जो राय सिंह है, इसको महाराजाधिराज की उपाधि दी थी अकबर ने। आगे, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का कर्ण कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में मिला है राय सिंह के बारे में। ये सभी बीकानेर का जो राजवंश है हमारे सिलेबस में लगता है, और एनसीईआरटी के अंदर भी जो दे रखा है उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को कहा। अगला प्रश्न, किस गांव में सीमा विवाद को लेकर मतीरे की राड़ हुई थी? ठीक है, अपन पढ़ते हैं कि मतीरे की राड़ यानी कि मतीरे की जो लड़ होती है उसके लिए युद्ध हो गया था। तो यह जाखड़िया गांव के अंदर स्थित है। 1644 के अंदर ये हुआ था। मतेरे की राड़ युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो कर्ण सिंह जो बीकानेर से थे और अमर सिंह जो नागौर से थे, इन दोनों के बीच में मतेरे को लेकर युद्ध हो गया था, मतेरे की राड़ को लेकर। आगे, सुख सप्तती की रचना किसने की थी? तो चिंतामणि भट्ट ने सुख सप्तती की रचना की थी। चिंतामणि भट्ट ने किसे जांगलधर बादशाह कहा था? ठीक है, जांगलधर या जालंधर बादशाह भी कहते हैं, तो ये कर्ण सिंह को कहा गया था। आगे, कर्ण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो साहित्य कल्पद्रुम। ठीक है, साहित्य कल्पद्रुमु की रचना किसने की? कर्ण सिंह ने करी थी। कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कौन से ग्रंथों की रचना की थी? तो गंगानंद मैथिली की जो रचनाएं हैं उसमें कर्णभूषण और काव्य डाकिनी आ जाता है। ये यहाँ से भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि कर्णभूषण और काव्य डाकिनी किसकी रचना है? तो गंगानंद मैथिली की रचना है। आगे, चौहानों को ब्राह्मण वंश किसने माना? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। चौहान वंश पढ़ते हैं अभी अपन। चौहानों को सूर्यवंशी किसने कहा? तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। चौहानों का आदि पुरुष कौन था? तो वासुदेव चौहान जो है चौहानों का आदि पुरुष था। अगला, बिजोले शिलालेख के अनुसार किसे सांबर जेल का प्रवर्तक माना जाता है? तो वासुदेव जो है वासुदेव चौहान को सांबर जेल का प्रवर्तक माना जाता है। और किस शिलालेख के अनुसार? तो बिजोले शिलालेख के अनुसार। ये चौहान से संबंधित प्रश्न शुरू हो जाता है। और चौहान वंश लगभग राजस्थान के राजवंश जिस जो सिलेबस में लगता है सभी में मिलता है। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर स्पेशल दे रखा है इनके बारे में, तो इसके बारे में अच्छी सी चर्चा अपन इस वीडियो के अंत तक करेंगे। आगे, 196वां प्रश्न, किस चौहान शासक को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वेरी भट्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो गोविंद तृतीय को वेरी भट्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आगे, अजमेर नगर जिससे पहले अजमेरू नगर कहा जाता था, किसने बसाया था? तो अजयराज चौहान ने 1113 के अंदर बसाया। अजयराज द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? तो अजय प्रियदम के नाम से चलाए थे। ठीक है, अजयराज के सिक्कों पर उसकी किस रानी का नाम का उल्लेख मिलता है? तो सोमलवती का उल्लेख मिलता है। अजमेर में आनासागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अर्णोराज ने करा था। ये भी प्रश्न पटवारी में आया था। 201वां प्रश्न,
देवबोध व धर्मघोष नामक विद्वान किसके दरबार में थे? तो ये अर्णोराज के दरबार में थे। 102वां प्रश्न, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया था। ठीक है। 203वां प्रश्न, विग्रहराज ने किस नाटक की रचना की थी? तो हरिकेली जो नाटक है विग्रहराज ने की रचना की थी। ठीक है, हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ जो हैं उसके बारे में भी प्रश्न देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आगे, बिसलपुर झील का निर्माण किसने करवाया? तो विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर झील का निर्माण करवाया था। 205वां प्रश्न, किसका काल शपाद लक्ष्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है ये शपाद लक्ष्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। आगे अलाउद्दौल के वीर सेनापति थे। ये पृथ्वीराज चौहान जो धरती है उससे संबंधित है ये भी। आगे, पृथ्वीराज जो विजय किसकी रचना है? तो जयाने की रचना है। 208वां प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गोरी ने किसको हराया था? गोरी को किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। पहला युद्ध ये हराते हैं, दूसरे युद्ध पृथ्वीराज चौहान स्वयं हार जाते हैं। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें कौन जीतता है? तो उसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीतता है। ठीक है। 210वां प्रश्न, संयोगिता व पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा को किसने कपोल कल्पना कहा था? तो गौरी शंकर हीराचंद जो ओझा है इन्होंने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की जो कथा है इसको कहा कि ये कोई कपोल कल्पना मात्र है, इसकी जो वास्तविकता है इसको स्वीकार ये नहीं करते। ठीक है ना, ये भी काफ़ी बार प्रश्न आए एग्जाम में देखने को मिला है हमको। अगला प्रश्न, संयोगिता के अपहरण और विवाह की घटना का चंद्रबरदई के अलावा किसने उल्लेख किया था? तो चंद्रबरदई के अलावा अबुल फजल ने भी इसका उल्लेख किया था। 212वां प्रश्न, पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता दी थी? तो CV वैद, गोपीनाथ शर्मा व दशरथ शर्मा ने इसको मान्यता देते हैं। अगला, पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता नहीं दी थी? तो डॉक्टर रोमिला थापर और RS त्रिपाठी ने ये जो कथा है ये जो कहानी बताई गई थी पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता, इसको मान्यता नहीं देते हैं ये दोनों, रोमिला थापर और त्रिपाठी। ठीक है ना। अगला प्रश्न, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा गया है? तो गोविंदराज को, पृथ्वीराज तृतीय का जो पुत्र था गोविंदराज, इसको रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। अगला, किसे शरण देने के कारण हमीर को खिलजी के युद्ध का सामना करना पड़ा था? तो मंगोल विद्रोही थे मोहम्मद शाह व केबरू को शरण दी थी हमीर ने, इस कारण युद्ध होता है। 216वां प्रश्न, हमीर के कौन से सेनापति ने छल करके शत्रु विजय की नींव रखी थी? तो रणमल और रतिपाल ने। ठीक है ना, ये भी अच्छा प्रश्न है। 217वां प्रश्न, रणथंभौर में किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया? तो रंग देवी के नेतृत्व में किया था। अगला, आमिर महाकाव्य का रचयिता कौन है? तो नयनचंद्र सूरी है। अगला, हमीर रासों का रचयिता कौन है? तो जोधराज। ठीक है ना, तो ये प्रश्न जो पुस्तकों के नाम है रचनाएं हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नयनचंद्र सूरी की रचना हमीर महाकाव्य, जोधराज की रचना हमीर रासो, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके अंदर जो जौहर हुआ था रणथंभौर का, ये रंग देवी के नेतृत्व में, भी अच्छा प्रश्न है। अगला, हमीर हट किसकी रचना है? तो हमीर हट चंद्रशेखर की रचना है। आगे, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो कीर्तिपाल चौहान था। और आगे, जालोर के चौहानों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन था? तो कानड़देव था। आगे, किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण विरमदेव का फिरोजा से विवाह के लिए इनकार करना बताया था? तो नैन सिंह ने बताया था ये सारी बात। ठीक है ना। खिलजी के सिवाना किले को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया था? तो खिलजी ने इसका नाम खैराबाद रख दिया था। आगे, खिलजी ने खैराबाद किले का प्रतिनिधित्व किससे नियुक्त किया था? तो खिलजी ने जो कमालुद्दीन गुर्ग हैं उसको खैराबाद जो किला है जालोर का, उसका प्रतिनिधि नियुक्त किया था। अगला, किसके विश्वासघात के कारण खिलजी ने कानड़देव को परास्त किया था? तो दहिया सरदार बीका है, इसने विश्वासघात कर दिया था, जिसके कारण जो जालोर का शासक कानड़देव है, प्रतापी शासक, वह परास्त हो जाता है ना। राजस्थान के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए थे वो सारे युद्ध महत्वपूर्ण है, पर जो जो NCERT में दे रखा है उन सभी का अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। खिलजी ने जालोर दुर्ग जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया था। ठीक है ना, तो जलालाबाद जालोर दुर्ग का नाम रख दिया था और खैराबाद सिवाना दुर्ग का नाम। अगला, कछवा शासक स्वयं को किसका वंशज बताते थे? राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंशज बताते थे।
अगला, कछवाहों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कछवाहों की प्रारंभिक राजधानी दौसा थी। 230वां प्रश्न, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत कौन था? तो भारमल था। अगला, भारमल ने सांबर में अपनी किस पुत्री का विवाह अकबर से किया था? तो भारमल ने अपनी पुत्री की हरकाबाई, जिसे मरियम उजमानी के नाम से भी जाना जाता है, उनका विवाह अकबर से किया था। और भारमल ही पहला राजपूत शासक था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है। कौन सा मुगल सम्राट हरकाबाई का पुत्र था? तो हरकाबाई का पुत्र जहांगीर था। किस वर्ष भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास व पौत्र मान सिंह सहित सपरिवार अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? तो 1562 के अंदर, सांबर जो जगह है जयपुर में, वहां पर। अगला, भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया था? तो जहांगीर के साथ किया था। मानबाई व जहांगीर का पुत्र कौन था? तो खुसरो रहा था। मानबाई व जहांगीर का पुत्र। अकबर ने किस कछवा वंश को फर्जंद यानी कि बेटा की उपाधि दी थी? तो मानसिंह को दी थी ये उपाधि अकबर ने। मुरारी दान व जगन्नाथ किसके दरबारी कवि थे? दरबारी विद्वान थे। तो मानसिंह के दरबारी विद्वान थे मुरारी दान व जगन्नाथ। मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अच्छा प्रश्न है। तो इलिचपुर के अंदर मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। दिनांक पूछी अगर आपसे तो 1614 बताना है। ठीक है। ये जो कछवा वंश है जयपुर का, उससे संबंधित प्रश्न है। भगवंत मानसिंह जो है ये अपन ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि मानसिंह इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है मेवाड़ मुगल संबंध में। आगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे आपको। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 के अंदर। किन के मध्य हुई थी? मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य। ठीक है। कवि बिहारी किसके दरबार में था? कवि बिहारी मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे। अगला, जय सिंह द्वितीय को किसने सवाई की उपाधि प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा? तो मुअज्जम ने, जिसे बहादुर शाह भी कहा जाता है। ठीक है। सवाई जयसिंह द्वारा बनवाए गए नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का नाम क्या था? तो जीज ए मोहम्मद शाही नाम था इसका। जय सिंह ने किस ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी? तो कारिका। ठीक है, जयसिंह कारिका जिसे कहते हैं वो। जयसिंह द्वारा बनवाई गई सबसे बड़ी सौर वेधशाला का नाम या उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जंतर मंतर जो है जयपुर में, यह सौर वेधशाला है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था और ये सबसे बड़ी सौर वेधशाला है जंतर मंतर। ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर ये पूछे कि कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर के अंदर स्थित है। आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा? 242वां प्रश्न भी अपन ने पढ़ा। ये भी प्रश्न एग्जाम में अभी हाल ही में देखने को मिला था। मुअज्जम नाम था। बहादुर शाह जफर से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न, अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो सवाई जय सिंह थे। ठीक है। सती प्रथा पर रोकथाम व विधवा विवाह को मान्यता देने हेतु नियम बनाने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? तो सवाई जय सिंह। नाहरगढ़ किले व जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जय सिंह ने। जो है सवाई जय सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान का कौन सा राजवंश स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज बताता है? जैसलमेर का भाटी जो राजवंश है ये स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं। ठीक है। भाटियों का नियमित इतिहास किसके काल से मिलता है? तो जो विजयराज रहे थे शासक जैसलमेर के, वहाँ से भाटियों का नियमित इतिहास में मिलता है। जो जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है वहाँ के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। अभी तक अपने 5 से 6 काफ़ी जो राजवंश पढ़े हैं ये भी महत्वपूर्ण है। जैसलमेर की स्थापना किसके काल में हुई या किसने की थी? तो जैसल भाटी ने जैसलमेर की स्थापना की थी। कौन सा किला ढाई शाखाओं के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला, इसे सोनार का किला भी कहा जाता है। जैसलमेर का पहला शाखा किसके काल में हुआ था? तो यह मूलराज के काल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय। ठीक है। जैसलमेर का दूसरा शाखा किसके काल में हुआ? तो राव दूदा के काल में हुआ था, फिरोज शाह के आक्रमण से। आगे जैसलमेर का अर्ध शाखा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कब और किसके काल में हुआ? तो 1550 में लूणकरण व अमीर अली के हमले से। ठीक है। अमीर अली ने जब लूणकरण पर हमला किया था जैसलमेर, उस समय अर्ध शाखा होता है 1550 में। तो ये ढाई शाखा कहाँ पर हुआ था? तो जैसलमेर दुर्ग के अंदर ढाई शाखे हुए थे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी एनसीईआरटी के फैक्ट है। ये सभी गाइडों में मिल जाते हैं, पर एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन अध्ययन करना कंपटीशन एग्जाम में आगे निकलने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आगे, नागौर दरबार में किस भाटी राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवाया था? तो हर्राय भाटी ने। ठीक है। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह। यह प्रश्न भी पटवारी एग्जाम में आया था।
आगे, जाट शासकों की शुरुआत किससे होती है? जाटों के बारे में पढ़ते हैं। जाट शासकों की शुरुआत गोकुल जाट से होती है। गोकुल जाट की हत्या के बाद उसके संघर्ष को किसने जारी रखा था? तो राजा राम जाट ने रखा था जारी। भरतपुर के स्वतंत्र जाट साम्राज्य की शुरुआत किससे होती है? तो चूंडामन जाट से होती है। किस जाट शासक को जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी? तो बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। किसने? जयसिंह ने। किस जाट शासक ने पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठों को शरण दी थी? तो सूरजमल ने। सूरजमल जो थे भरतपुर के, इन्होंने पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठों को शरण दी थी, सूरजमल ने। ये भी सूरजमल भी काफ़ी प्रतापी शासक रहे थे। इनसे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आगे 263वां प्रश्न, रुहेलों के खिलाफ हुए युद्ध में किस सेनापति ने सूरजमल की मृत्यु की पूर्ण पुष्टि पर ही विश्वास किया था? तो नजीब खान, ठीक है। सेनापति का नाम क्या था? नजीब खान। आगे, करौली का कौन सा राजवंश स्वयं का संबंध मथुरा की सूरसेन शाखा से जोड़ता है? तो करौली का जो यादव राजवंश है, यह अपने को सूरसेन की जो शाखा है मथुरा की, उससे जोड़ते हैं। आगे, करौली की यादव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजयपाल के द्वारा 1040 के अंदर करौली की यादव राजवंश की स्थापना हुई थी। ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। कल्याणपुर यानी कि वर्तमान करौली को किसने बसाया? तो अर्जुन पाल सिंह ने बसाया था। करौली की किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? तो हरबख्श पाल सिंह जी ने। आगे, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज था। और यह प्रश्न भी पटवारी एग्जाम में आया था अभी हाल ही में। आपके आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है? धूमराज है। एनसीईआरटी का फैक्ट है, याद रखना है आपको। और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी एनसीईआरटी से बाहर की बात अपन इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रह जाता है, इसीलिए। आगे, किस युद्ध में मराठों के विरुद्ध राठौड़ कछवा संयुक्त सेना पराजित हुई थी? तो पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध कब हुआ? 20 जून 1790 के अंदर पाटन के युद्ध में जो मराठों के विरुद्ध कछवा और राठौड़ की संयुक्त सेना पराजित हो जाती है। आगे, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी से विवाह को लेकर कौन से शासकों में विवाद था? जोधपुर का मान सिंह और जयपुर का जगत सिंह। 271वां प्रश्न, कृष्ण कुमारी किसकी पुत्री थी? तो मेवाड़ का शासक जो भीम सिंह है उसकी पुत्री थी कृष्ण कुमारी। आगे, जोधपुर में सत्ता संघर्ष किनके मध्य चला था? तो विजय सिंह और राम सिंह के मध्य जोधपुर में सत्ता को लेकर संघर्ष चला था। तो आज का वीडियो यहीं तक का रहेगा। अगले वीडियो में अपन जो राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। राजवंश और इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न कक्षा 10 में दे रखे हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं और आगे अपन कला संस्कृति का अगला वीडियो अच्छे से बनाएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।